Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of last 4 exercise questions of work power energy from H.C. Verma. Okay, so here are the questions. You all can verify your answers from this answer key. Okay, so let's start discussing the solutions now. Question number 61. A particle of mass m is kept on the top of a smooth sphere of radius r. It is given a sharp impulse which imparts it a horizontal speed of v. Find the normal force between the sphere and the particle just after the impulse. So देखो इस कंडीशन का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते। पार्टिकल को स्फीयर के टॉप से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इंपल्स देके इसे v स्पीड इंपार्ट किया जा रहा है, राइट। और पार्ट ए में पूछा है कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पार्टिकल का एफबीडी बना लेते, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा एंड स्पीयर का नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा। एंड बिकॉज ऑफ द स्पीड v, इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, विच इज v स्क्वायर बाय r। तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय r। तो इसको सॉल्व करने पर नॉर्मल फोर्स mg माइनस mv स्क्वायर बाय r इसके इक्वल आ जाएगा। ये पार्ट ए का आंसर होगा, राइट। अभी पार्ट बी में क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। सो देखो अभी यहाँ पे पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट किया और v की स्पीड अगर बहुत ही कम है तो पार्टिकल स्फीयर के ऊपर ही स्लिप करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल स्फीयर के ऊपर स्लिप ना करे तो उसका एक ही पॉसिबिलिटी है, उसे स्फीयर से कांटेक्ट लूज करना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स पार्ट बी के लिए हम एंश्योर करेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका नॉर्मल फोर्स जस्ट जीरो हो जाए और उस स्फीयर से कांटेक्ट जस्ट लूज कर जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो उस सिचुएशन में वो स्फीयर के ऊपर स्लिप ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो पार्ट ए का ही रिजल्ट यूज कर लेते और यहाँ पे नॉर्मल को जीरो पुट कर देते। तो mg माइनस mv स्क्वायर बाय r ये जीरो के इक्वल आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू rg। दैट मीन्स v की जो मिनिमम वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ rg होगी। इसको मिनिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वैल्यू पे नॉर्मल फोर्स जस्ट जीरो होगा और कांटेक्ट जस्ट लूज होगा, और अगर स्पीड इससे ज्यादा रहा तो वो इजीली कांटेक्ट लूज कर जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट पार्ट सी देखते हैं। अज्यूम द वेलोसिटी v टू बी हाफ ऑफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमने v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ rg कैलकुलेट की थी, तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे उसका स्पीड अंडर रूट ऑफ rg बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो इस केस में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, वो आगे जाके कहीं तो कांटेक्ट लूज करेगा। और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द स्फीयर। सो मान लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट इज पॉइंट ए और आगे जाके वो पॉइंट बी पे कांटेक्ट लूज करने वाला। तो पॉइंट बी पे जो रेडियस वेक्टर होगा ये, इसका एंगल हमें वर्टिकल के साथ फाइंड करना है और पॉइंट बी पे नॉर्मल फोर्स जस्ट जीरो हो गया होगा, ये अपन अज्यूम करेंगे। सो लेट अस से दैट पॉइंट बी पे उसका जो स्पीड है वो v भी हो गया होगा और पॉइंट बी पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, सिर्फ mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया होगा एंड mg का टूवर्ड्स द सेंटर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा एंड टूवर्ड्स द सेंटर इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन vb स्क्वायर बाय r होगा, राइट। तो जहाँ पे वो कांटेक्ट जस्ट लूज कर रहा है एट पॉइंट बी, अगर मैं अलोंग द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखूं तो अलोंग द सेंटर ये अकेला mg cos थीटा फोर्स लग रहा है जो पार्टिकल को ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। देखो यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट बी पे वो अभी भी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट उसने कांटेक्ट लूज किया होगा एंड इस पॉइंट के बियॉन्ड उसका मोशन सर्कुलर नहीं होगा। तो पॉइंट बी पे अपन फोर्स इक्वेशन लिख सकते हैं अलोंग द सेंटर
mg cos थीटा इक्वल्स टू mvb स्क्वायर बाय r। तो m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से g cos थीटा इक्वल्स टू vb स्क्वायर बाय r, ये इक्वेशन मिल जाएगा। या फिर vb स्क्वायर को rg cos थीटा लिख। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, अगर पार्टिकल का a से b तक का जर्नी देखते तो a से b तक की जर्नी में उसके ऊपर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस पे वर्क कर रहा होगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन का जो इफेक्ट है वो अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ले सकते हैं, राइट। दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ए को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ए से बी तक की जर्नी में उसने कितना हाइट लूज किया होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये r cos थीटा होगा। सेंटर को पॉइंट C मान लेते और A से C तक का डिस्टेंस r होगा। दैट मीन्स ये वाला जो वर्टिकल हाइट वो जो लूज कर रहा होगा A से B तक की जर्नी में, इसकी वैल्यू r1 माइनस cos थीटा होगी, राइट। यहाँ पे अपन A को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान रहे हैं। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट A जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी एट A विल बी हाफ mv स्क्वायर और v स्क्वायर को rg अपॉन 4 लिख सकते हैं बिकॉज v इज अंडर रूट ऑफ rg बाई 2। ये वैल्यू यूज करेंगे। पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस mg इंटू r1 माइनस cos थीटा। माइनस क्यू क्योंकि इतना हाइट वो नीचे डिसेंड कर रहा है, जीरो पोटेंशियल लेवल से इतना वो नीचे होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ mvb स्क्वायर। vb स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो vb स्क्वायर की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो तो उससे हमें थीटा भी मिल जाएगा। तो mg r बाई 8 इक्वल्स टू माइनस mg r 1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ इंटू m इंटू vb स्क्वायर। vb स्क्वायर मतलब gr cos थीटा। तो पूरे इक्वेशन में से mgr कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई 8 इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। तो 1 को भी LHS में ले जाओ। सो 1 प्लस 1 बाई 8 विल बी 9 बाई 8 इक्वल्स टू cos थीटा प्लस cos थीटा बाई 2 विच इज 3 cos थीटा बाई 2। तो ये 3 कैंसिल होके इसको 3 बना देगा और ये 2 कैंसिल होके इसको 4 बना देगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, cos थीटा विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3 बाई 4। दैट मीन्स रिक्वायर्ड एंगल थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 3 बाई 4। ये पार्ट सी का फाइनल आंसर होगा। इतने एंगल पे वो जस्ट कॉन्टेक्ट लूज कर जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक which consists of a straight inclined part of length L joining smoothly with the circular part। तो यहाँ पे इंक्लाइन का लेंथ L दिया हुआ है। इंक्लाइन के स्टार्टिंग वाले पॉइंट को पॉइंट A मान लेते और जहाँ पे इंक्लाइन खत्म हो रहा है उसको पॉइंट B मान लेते। तो इंक्लाइन के बियॉन्ड ये सर्कुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा होगा और सर्कल के टॉप को पॉइंट C नाम दे देते। ओके। Particle of mass m is projected up the incline from its bottom. Find the minimum projection speed v0 for which the particle reaches the top of the track. तो incline के bottom से point A से particle को कुछ speed v0 दिया जा रहा है और हमें v0 की minimum value निकालनी है so that particle track के top point पे पहुंच जाए, मतलब point C पे। तो अगर minimum speed चाहिए तो point C पे उसका speed just 0 हो गया होगा point C पे पहुंच के, right? तो यहाँ पे A से B तक पार्टिकल ने जो हाइट असेंड किया होगा, ये हाइट को अपन L sin थीटा बोल सकते हैं फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल ABD। और B के बियॉन्ड C तक ट्रेवल करने के लिए जो हाइट राइज किया होगा उसके लिए यहाँ पे ये रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर देते। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा
हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ पे इंक्लाइन जो है वो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। पॉइंट बी पे जो टेंजेंट है वही इंक्लाइन का डायरेक्शन है। दैट मीन्स ये वाला जो लाइन है वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होगा और ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। तो किसी दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा होगा तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी अपन एंगल थीटा मान सकते हैं, राइट। दैट मीन्स बी से सी तक फर्दर राइज इन हाइट अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ई। ये वाला जो लेंथ है ये आर कॉस थीटा के इक्वल होगा और ये वाला लेंथ आर के इक्वल है। तो बी से सी तक जो फर्दर हाइट राइज हो रहा है उसको h2 मान लेते हैं। इंक्लाइन के अलोंग जो हाइट राइज हुआ था उसको h1 मान लेते हैं, जो कि l sin थीटा के इक्वल होगा। एंड बी टू सी आर्क ट्रेवल करते समय जो हाइट राइज हो रहा होगा दैट h2 विल बी इक्वल्स टू r माइनस r cos थीटा, मतलब h2 की वैल्यू r इंटू 1 माइनस cos थीटा होगी, राइट। दैट मीन्स a टू c के जर्नी में ओवरऑल हाइट का जो राइज हुआ होगा वो h1 प्लस h2 होगा। एंड ए टू सी के जर्नी में खाली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। सो ए टू सी जर्नी में अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। यहाँ पे ए को जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल मान लेते हैं, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सिमिलरली सी पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल जस्ट रेस्ट पे आ गया होगा क्योंकि हमें मिनिमम स्पीड चाहिए, तो मिनिमम स्पीड पे वो पॉइंट सी तक जस्ट पहुंच पा रहा होगा, राइट। तो सी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड सी पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच वन प्लस एच टू होगा। तो यहां से एम कैंसिल हो गया और इसको सिंप्लीफाई करने पर वी नॉट की वैल्यू 2 times g into h1 plus h2। h1 मतलब l sin थीटा एंड h2 मतलब r into 1 minus cos थीटा। इस पूरे का अंडर रूट, ये मिनिमम स्पीड का आंसर होगा। अगर पॉइंट ए पे इतना स्पीड दिया तभी पार्टिकल पॉइंट सी तक जस्ट रीच कर पा रहा होगा, राइट। सो पार्ट ए का आंसर ये होगा। ओके, सो अभी देखते हैं पार्ट बी में क्या पूछा है। Assuming that the projection speed is 2 times v naught and that the block does not lose contact with the track before reaching its top, find the force acting on it when it reaches the top। Okay, तो अभी अगर मान लो इसको 2 v naught स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो टॉप पे पहुंचने के बाद उस पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा ये हमें फाइंड करना। तो उसके लिए टॉप पे उसका स्पीड कितना होगा ये कैलकुलेट कर देते। Again apply conservation of mechanical energy from A to C। तो अभी इस केस पे A पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ इंटू एम इंटू 2 v नॉट का स्क्वायर होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। C पे जो स्पीड है उसको vc मान लेते हैं, तो ये C पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एंड C पे पोटेंशियल एनर्जी अगेन mg इंटू h1 प्लस h2 ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे v नॉट की वैल्यू 2g इंटू h1 प्लस h2, इसका अंडर रूट इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। h1 h2 की वैल्यूज अपन एंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, m पूरे इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू 2 v नॉट का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये यहाँ पे 2 बच जाएगा एंड v नॉट का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स g h1 प्लस h2। LHS में ये टर्म्स बचेंगे एंड RHS में हाफ इंटू VC का स्क्वायर प्लस G टाइम्स H1 प्लस H2। सो यहाँ पे 4 टाइम्स G H1 प्लस H2 आ रहा है और यहाँ पे G टाइम्स H1 प्लस H2, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होके LHS में बस 3 टाइम्स G H1 प्लस H2 ये बच जाएगा और ये 2 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू VC स्क्वायर, राइट। और अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचा होगा
टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर इसका स्पीड vc है, इस पे फोर्सेस mg और नॉर्मल लग रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, राइट, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। और नेट फोर्स को अपन सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इस केस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल होगा, विच विल बी vc स्क्वायर बाय r। सो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन vc स्क्वायर बाय r। vc स्क्वायर की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 6 टाइम्स mg इंटू h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय r इसके इक्वल आ जाएगा। h1 प्लस h2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 टाइम्स mg बाय r। h1 इज इक्वल्स टू l sin थीटा एंड h2 इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के ऊपर ये नेट फोर्स लग रहा होगा, ये बी पार्ट का आंसर होगा। ओके, सी पार्ट देखते हैं अभी। अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन v नॉट, वेयर विल द ब्लॉक लूज कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? v नॉट स्पीड पे वो जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट तक रीच कर पा रहा था, मतलब पॉइंट सी पे वो जस्ट रीच कर पा रहा था। और अगर स्पीड v नॉट से स्लाइटली ग्रेटर हुआ, इसका मतलब वो पॉइंट सी को क्रॉस कर जाएगा और फर्दर आगे स्फीयर के अलोंग स्लिप करना शुरू कर देगा। तो उसके आगे फर्दर स्लिप करने पर वो कौन से पॉइंट पे कांटेक्ट लूज करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सी पार्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देते। यहाँ पे अपन अज्यूम करेंगे कि वो ऑलरेडी टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे पहुंच चुका है और यहाँ पे उसका स्पीड 0 से जस्ट ग्रेटर होगा। तो कैलकुलेशन के लिए ये स्पीड 0 ही मान लेते। और उसके आगे जब वो स्फीयर के अलोंग स्लाइड करेगा तो किसी तो पॉइंट डी पे वो स्फीयर से कांटेक्ट लूज कर जाएगा, राइट। वहां पे नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो पॉइंट डी को लोकेट करने के लिए उसके रेडियस का वर्टिकल से एंगल निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा हमें मिल जाएगा तो पॉइंट डी को भी अपन लोकेट कर सकते हैं। तो पॉइंट डी पे मान लेते हैं उसने कुछ v स्पीड एक्वायर कर लिया होगा, नॉर्मल फोर्स जस्ट 0 हो गया होगा इधर, और नीचे वेट लग रहा होगा। वेट का टूवर्ड्स द सेंटर कंपोनेंट mg cos थीटा होगा एंड टूवर्ड्स द सेंटर इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होगा। सो अलोंग द सेंटर इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। That means v square equals to gr cos theta। And c से d तक conservation of mechanical energy apply कर दो। Potential energy at c plus kinetic energy at c equals to potential energy at d plus kinetic energy at d। c को 0 potential level मान लो, c पे k भी 0 होगा। c से d जाते समय वो कितना हाइट नीचे डिसेंड कर रहा होगा? ये r cos थीटा, तो ये वाला जो हाइट होगा दिस विल बी r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो d पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा एंड d पे काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, एंड v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो gr cos थीटा। तो पूरे इक्वेशन में से mgr कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 2। That means 3 cos theta upon 2 equals to 1। तो cos theta की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। That means theta will be equals to cos inverse 2/3, right? अभी सवाल में कौन से पॉइंट पे ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा ये पूछा है, बट आंसर किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो अपन थीटा के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं या फिर आर्क लेंथ के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। वो सर्कल के पाथ के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा आर्क का, उसको अपन r टाइम्स थीटा लिख सकते हैं, विच विल बी r टाइम्स cos इनवर्स 2/3, राइट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 63 नाउ। A chain of length L and mass m lies on the surface of a smooth sphere of radius r more than L
with one end tied to the top of the sphere. So let's say this is the sphere. चेन का एक एंड स्पीयर के टॉप पे टाई किया हुआ है और इस तरीके से चेन को स्पीयर के ऊपर रखा हुआ है, राइट। लेट्स से टॉप मोस्ट पॉइंट इज ए, चेन के दूसरे एंड को पॉइंट बी मान लेते, चेन का मास m, लेंथ l और स्पीयर के सेंटर को c मान लेते, स्पीयर का रेडियस r, राइट। और यहाँ पे r मोर देन l गिवन। ए पार्ट में क्या पूछ रहे, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विद रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो स्पीयर के सेंटर को, इसको जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते, तो इसके रेफरेंस में पूरे चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, राइट। दिस इज द जीरो पोटेंशियल लेवल। सो देखो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते वो ये है कि पूरे के पूरे चेन को उसके सेंटर पे इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते, बट ये लॉजिक यूज करना गलत होगा। ये लॉजिक अपन तभी यूज कर सकते हैं जब स्ट्रेट एलिमेंट हो। अगर मान लो स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड होता तो ऐसे सिचुएशन में अपन पूरे रॉड को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते और उसके सेंटर का जो भी जीरो पोटेंशियल लेवल से हाइट होगा वो अपन यूज कर लेंगे। और वैसे ही अगर मान लो चेन भी अगर ऐसे स्ट्रेट होता तो इस केस में अपन चेन को उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते थे, बट कर्व्ड एलिमेंट्स के केस में अपन ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल में तुम लोग सेंटर ऑफ मास टॉपिक में पढ़ोगे, बट अभी के लिए हमें इसको बेसिक से डिराइव करना होगा। बेसिक से कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ पे चेन के सारे पॉइंट्स जीरो पोटेंशियल लेवल से अलग अलग हाइट पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो चेन को हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स में कट करना होगा और उन छोटे एलिमेंट्स का सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, राइट। और किसी भी सर्कुलर ज्योमेट्री को अपन छोटे एलिमेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, उसके लिए कोई भी रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट ले लो। बट देखो यहाँ पे थीटा एंगल सवाल में आगे भी यूज किया जा रहा है, तो लेट अस अज्यूम सम अदर एंगल, लेट्स से अल्फा एंगल। तो यहाँ पे वर्टिकल का रेफरेंस लाइन ले लेते एंड वर्टिकल के रेफरेंस लाइन से कोई भी जनरल अल्फा एंगल पे एक बहुत ही माइनर इंक्रीमेंट दे दो इस एंगल को, लेट्स से डी अल्फा। दिस इज द स्टैंडर्ड टेक्निक टू चूज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑन एनी सर्कुलर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे डी अल्फा एंगल वेरिएशन देने पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे चेन का हमें मिल जाएगा। एंड बिकॉज डी अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये जो एलिमेंट हमें चेन का मिल रहा है इसको भी अपन लगभग एक पॉइंट की तरह अज्यूम कर सकते हैं, राइट। और इस एलिमेंट का जो जीरो पोटेंशियल लेवल से हाइट होगा वो ये वाला हाइट होगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एलिमेंट का जो लेंथ है dl वो किसके इक्वल होगा। ये एलिमेंट सेंटर पे डी अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसके लेंथ को अपन क्या लिख सकते हैं, आर्क का लेंथ क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, आर डी अल्फा। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, m/l, इसको अपन लैम्बडा मान सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा यूनिटरी मेथड से अपन बोल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ इनटू उसका लेंथ, उस एलिमेंट का लेंथ विच इज आर डी अल्फा। ये उस छोटे से पॉइंट एलिमेंट का मास होगा और उस पॉइंट एलिमेंट का जो हाइट होगा फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल लेवल, इस h को अपन ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। वी कैन कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो ग्रीन में मैंने मार्क किया हुआ है ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो। यहाँ पे ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, दैट मीन्स h की वैल्यू r cos अल्फा हो जाएगी, राइट। दैट मीन्स इस छोटे से एलिमेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको अपन लिख सकते हैं उसका मास dm इंटू g इंटू उस एलिमेंट का हाइट फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल लेवल विच इज h विच इज r cos अल्फा। तो dm की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, m/l इंटू r इंटू डी अल्फा, ये dm होगा इंटू g इंटू r cos अल्फा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट स्मॉल एलिमेंट। और इन सारे एलिमेंट्स की अगर पोटेंशियल एनर्जी अपन एड अप कर दे तो अपन को पूरे चेन का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। सो दैट मीन्स वी हैव टू डू इंटीग्रेशन।
और इंटीग्रेशन पे ये अल्फा पे जो लिमिट्स होगा वो 0 से स्टार्ट करेगा एंड 0 से ये पूरा एंगल कवर करेगा जो पूरा चेन सेंटर पे सबटेंड कर रहा होगा। लेट्स से ये वाला एंगल फाई है, तो चेन का जो लेंथ है एल वही इस आर्क का लेंथ होगा, तो आर इंटू फाई विल बी इक्वल्स टू एल। दैट मीन्स चेन जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो एल बाय आर के इक्वल होगा। तो इंटीग्रेशन पे जो लिमिट्स होगी पूरे चेन को कवर करने के लिए ये 0 से 5 होगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, m इंटू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन एल, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, और अंदर cos अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन बच जाएगा फ्रॉम 0 टू 5। cos अल्फा का इंटीग्रेशन मतलब sin अल्फा, एंड sin अल्फा पे लिमिट्स डाल दो फ्रॉम 0 टू 5, तो sin 5 माइनस sin 0, तो खाली sin 5 बच जाएगा एंड 5 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 5 is equals to L by R, so final answer will be mg r square by L into sine of L by R, right? ये पार्ट ए का आंसर होगा। अभी देखो पार्ट बी में क्या पूछ रहे, सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लिट थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। ओके, तो थीटा एंगल स्लिप करने के बाद, थीटा एंगल स्लाइड करने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, इसको अपन ui मान सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, थीटा एंगल स्लिप करने के बाद का भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस समय का अपन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी बाकी सारे फोर्सेस विच इज नॉर्मल फोर्स वो 0 वर्क करेगा एंड खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऑपरेट कर रहा है जो वर्क कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व फॉर पार्ट बी। तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए बस हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो पार्ट बी का भी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पार्ट बी में चेन जो है वो इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल आगे निकल गया होगा, लेट्स से दिस इज द सेंटर, और चेन का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था पॉइंट ए वो अभी यहां से स्टार्ट करेगा, राइट। और पूरा का पूरा जो चेन है वो सेंटर पे अभी भी सेम ही एंगल सबटेंड कर रहा होगा 5, वेयर r5 वाज इक्वल्स टू l, तो 5 की वैल्यू l by r के इक्वल थी। तो देखो यहाँ पे भी टेक्निक सेम होगा, यहाँ पे भी अपन एलिमेंट्स सेम तरीके से चूज करेंगे, अल्फा एंगल पे डी अल्फा वेरिएशन देके छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, बट फाइनली जो इंटीग्रेशन होगा इस पूरे चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, इंटीग्रेशन पे अभी जो लिमिट्स होगा वो इंस्टेड ऑफ 0 से 5 वो अभी थीटा से शुरू करेगा एंड थीटा से थीटा प्लस 5 जाएगा, राइट। तो वापस सारे स्टेप्स हमें करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तक जो हमने लिखा था पार्ट ए में, पार्ट बी में भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस होगा। यहाँ तक छोटे से एलिमेंट को चूज करेंगे वर्टिकल से अल्फा एंगल पे, राइट, और उसको डी अल्फा वेरिएशन देके एक पॉइंट एलिमेंट मान लेंगे और उसका पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। बट टोटल कैलकुलेट करने के लिए अभी इंटीग्रेशन जो होगा mg r स्क्वायर बाय l, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, अंदर जो cos अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे उसमें अभी चेन के पूरे एलिमेंट को कवर करने के लिए शुरुआत होगी एंगल थीटा से और एंड करेंगे एंगल थीटा प्लस 5 पे, राइट। ये इंटीग्रेशन का लिमिट्स हो जाएगा। सो थीटा टू थीटा प्लस 5, तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, mg r स्क्वायर बाय l, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा, लिमिट्स डालने पर sin ऑफ थीटा प्लस 5, 5 मतलब l बाय r, एंड लोअर लिमिट डालने पर माइनस sin थीटा। सो दिस विल बी अवर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो एक बार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया तो अभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करने पर हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा चेन का। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था,
mg r square by l into sin l by r. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg r square by l into sin of theta plus l by r minus sin of theta, right? And final kinetic energy ये हाफ m v स्क्वायर के इक्वल होगा, तो सारे टर्म्स में से v कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म को LHS में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अच्छा LHS में से भी जो कॉमन टर्म्स है उनको बाहर ही रहने देते, g r स्क्वायर बाय l ब्रैकेट के अंदर sin l बाय r माइनस ये वाला टर्म, तो ये प्लस sin थीटा माइनस sin ऑफ थीटा प्लस l बाय r, ये रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। अच्छा बट हमें बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, राइट, स्पीड नहीं पूछा जा रहा, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर ही कैलकुलेट कर देते, ये 2 को कैंसिल कर दो इधर, इंटू एम से मल्टीप्लाई कर दो, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस एंटायर एक्सप्रेशन, ये पार्ट बी का आंसर होगा, राइट। अभी देखते हैं पार्ट सी में क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, मतलब चेन के इनिशियल पोजीशन पे उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए एक बार डायग्राम वापस रीड्रॉ कर देते। इनिशियली चेन का जो एक एंड है वो स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, और इस समय जो थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल मतलब द एंगल थ्रू विच द चेन हैज स्लिड, वो एंगल को अपन 0 मान सकते हैं इस इंस्टेंट पे, राइट। हमें ऑलरेडी स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पता है, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपन थीटा को 0 मान सकते हैं। तो पार्ट सी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन dv by dt कैलकुलेट कर सकते हैं। dv by dt उसके लिए v हमें पता होना चाहिए, और v हमें एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल थीटा पता है ऑलरेडी बी पार्ट के आंसर से। इस पूरे एक्सप्रेशन में थीटा इज द ओनली वेरिएबल, तो v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे हमें at भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा, और इस फंक्शन में अपन थीटा को 0 पुट कर देंगे, तो हमें इनिशियल पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट। सो बी पार्ट के एक्सप्रेशन से हम v निकाल सकते, v निकालने के बजाय v स्क्वायर के फॉर्मेट में रहने दो, m कैंसिल हो जाएगा, एंड v स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स जी आर स्क्वायर बाय l इंटू ये पूरा ब्रैकेट साइन ऑफ l बाय r प्लस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस l बाय r। और अभी अंडर रूट लेने के बजाय इसी इक्वेशन को दोनों साइड पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, तो LHS में हमें मिलेगा 2v इंटू dv by dt, एंड RHS में भी कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ही रहने दो, और अंदर के ये वाला जो टर्म साइन ऑफ l बाय r ये कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे cos थीटा, और फिर थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे बाय चेन रूल, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम will be cos theta into d theta by dt, right? And finally minus again sin of theta plus l by r, इसका differentiation cos of theta plus l by r into theta plus l by r का differentiation, तो उसको भी हम सिंपली d theta by dt लिख सकते हैं, क्योंकि l by r तो कांस्टेंट होगा, तो उसका differentiation 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है, तो यहाँ से 2 कैंसिल, v dv by dt इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाय एल, डी थीटा बाय dt मतलब ओमेगा होगा, और ओमेगा को अपन v बाय आर लिख सकते, तो इन दोनों टर्म्स में से डी थीटा बाय dt को कॉमन लिख दो, और कॉमन लेके उसको v बाय आर लिख देते, तो v बाय आर और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस l बाय r,
ये बच जाएगा। यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज dv बाई dt वो हमें मिल जाएगा। एक r भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, सो gr बाई l इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा को भी अपन 0 पुट कर सकते हैं। थीटा मतलब चेन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो जिस एंगल से स्लेट कर रहा था उसी को अपन थीटा मान रहे हैं, बट यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो थीटा को 0 पुट कर दो। सो कॉस ऑफ 0 विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ l बाई r, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का अपन एक और तरीका समझ सकते हैं, इसी सवाल का एक और इंटरप्रिटेशन, एंड उसके लिए लॉज ऑफ मोशन का अपन ये शॉर्टकट टेक्निक यूज कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन में सब लोग ने मल्टीपल मास एंड पुली सिस्टम से डील किया होगा, तो उसका एक कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज कर लेते। अगर मान लो ये पुली होता है इधर और ऐसे दो मासेस होते ऑन टू इंक्लाइन प्लेन्स, लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 एंड θ2, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट टेक्निक अपन यूज कर सकते हैं, राइट। हमें अलग अलग सिस्टम मानने की जरूरत नहीं है, दोनों ब्लॉक्स को अपन एक सिंगल सिस्टम ही मान सकते हैं और इनका जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो ऐसा होगा। ब्लॉक 1 जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा एंड ब्लॉक 2 ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, एंड इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो डायरेक्टली अपन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, m2g sin θ2 और इसके वेट का कंपोनेंट होगा m1g sin θ1, एंड नेट फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, इसको अपन टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, राइट। तो एक ही लाइन में हमें आंसर आ जाता था लॉस ऑफ मोशन। तो ये सेम टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर चेन रखा हुआ है और चेन का हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना, और यहाँ पे भी चेन के सारे एलिमेंट्स का जो एक्सेलरेशन है वो इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग होगा और मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम होगा। तो यहाँ पे भी अपन इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स निकाल लेते और उसको चेन के मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देते, राइट। सो उसके लिए अगेन चेन का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, किसी भी अल्फा एंगल पे डी अल्फा वेरिएशन लेके एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लेते। लेट मी मार्क दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का जो मास होगा वो dm और इसका जो वेट होगा वो dm टाइम्स g, और इसके वेट का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इसका ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, so this component will be dmg into sin of alpha, right? और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स का अगर मैं ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एड अप कर दूं तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड एड अप करना मतलब इंटीग्रेशन, सो नेट फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dmg sin alpha, राइट। और इंटीग्रेशन पे लिमिट्स क्या होगा, पूरे चेन को कवर करना, तो अल्फा 0 से ये वाला एंगल होगा जिसको अपन ने फाई बोला था, r5 वाज इक्वल्स टू l, मतलब फाई वाज l बाय r, तो इंटीग्रेशन 0 से l बाय r होना चाहिए। dm कितना लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू एलिमेंट का लेंथ विच इज rd अल्फा, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। dm की जगह m बाय l इंटू rd अल्फा इंटू g इंटू साइन अल्फा, इसका इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, mgr बाय l, इंटीग्रेशन के अंदर साइन अल्फा डी अल्फा बच जाएगा, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू l बाय r, इसको सिंप्लीफाई कर लो, mgr बाय l, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, और माइनस साइन हटा के लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो लिमिट्स पुट करने के बाद क्या मिलेगा, mgr बाय l, कांस्टेंट टर्म्स तो बाहर ही रहेगा, और लिमिट्स पुट करने के बाद cos ऑफ 0 1 माइनस cos ऑफ l बाय r, ये नेट फोर्स होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और इसको टोटल मास ऑफ द चेन इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकते हैं।
तो m कैंसिल हो जाएगा और इसको भी सॉल्व करने पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, gr/l into 1 minus cos of l/r, राइट। क्वेश्चन 64 देखते हैं अभी। A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. तो मान लेते ये r रेडियस का एक स्फीयर है और एक्सेलरेशन a से मान लेते ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of the angle theta it slides. तो मान लो पार्टिकल को यहाँ पे टॉप से रिलीज किया और स्पीयर के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड जीरो होगा, इनिशियल रिलेटिव स्पीड इज जीरो, और स्पीयर के रिस्पेक्ट में ये स्पीयर के सरफेस के अलोंग स्लाइड करेगा इस तरीके से। और किसी भी इंस्टेंट पे जब ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा होगा उस समय हमें पार्टिकल का स्पीड निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ दिस एंगल थीटा। सो देखो अभी इस पार्टिकल का जो मोशन है वो ग्राउंड फ्रेम में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। ग्राउंड फ्रेम में वो स्पीयर के अलोंग स्लाइड भी कर रहा है एंड स्पीयर के साथ साथ राइट में भी मूव कर रहा होगा। तो इस पार्टिकल के मोशन का एनालिसिस स्पीयर के फ्रेम में ही कर लेते। लेट्स से अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज स्पीयर, और अपन वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे इनर्शियल हो या फिर नॉन इनर्शियल हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा और उस स्यूडो फोर्स का भी हमें वर्क डन अकाउंट में लेना होगा while applying work energy theorem. So in this case, this sphere is actually non-inertial frame of reference क्योंकि उसका acceleration non-zero a है। तो let's say particle a से b तक move कर रहा है, तो particle के a से b तक की जर्नी के लिए work energy theorem अप्लाई कर देते in this non-inertial frame of reference। पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स, राइट। और इसमें से नॉर्मल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा क्योंकि स्फीयर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। पार्टिकल हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा होगा। सो इस फ्रेम में नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा। तो बस यही दो फोर्सेस है, ग्रेविटी एंड स्यूडो फोर्स। इसके वर्क डन को अपन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर सकते। सो ए से बी तक की जर्नी में पार्टिकल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो कितना होगा? लेट्स से दिस इज h एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x मान लेते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी? ये एंटायर लेंथ r होगा और ये वाला लेंथ r cos थीटा। दैट मींस h विल बी इक्वल्स टू r 1 माइनस cos थीटा and x will be equals to r sin theta, right? That means work done by gravity from A to B journey will be gravitational force into vertical component of the displacement which is h, which is r into 1 minus cos theta, and A से B तक की जर्नी में pseudo force भी constant ही, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो pseudo force का भी जो वर्क डन है that will be equals to pseudo force. Pseudo force will be equals to mass of the object into acceleration of the frame into कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट। और ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ होगा वो x के इक्वल है विच इज r sin थीटा। सो दिस इज द वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स। तो ये दोनों वर्क डन को इस इक्वेशन में डाल दो। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg r 1 minus cos थीटा एंड वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स ma into r sin थीटा इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। b पे फाइनल स्पीड v मान लेते और इनिशियल स्पीड जीरो था। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर माइनस जीरो। तो इस इक्वेशन से हमें स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा। v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स gr 1 माइनस cos थीटा प्लस ar sin थीटा, और v निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लो। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, so guys, this completes our discussion of all the questions from this video.
Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.